नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। यह प्रश्न पत्र 28 दिसंबर 2021 का है। ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है, पेपर सेकंड के लिए है। और इस क्लास में दोस्तों भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास का निरंतरता का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत अनौपचारिक और औपचारिक रूप से लगातार चलता रहता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास शामिल होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। यह कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है, आपको फिल करना है, सामाजिकरण एक प्रमुख संस्था है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मीडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। सूची फर्स्ट दी गई है एक तरफ और एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो मिलान हो जाएगा परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ। ऑप्शन बी से मिलान हो जाएगा। अगला सेकंड दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो मिलान हो जाएगा प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। थर्ड में दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए से मिलान हो जाएगा। चौथा दिया गया है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका संबंध ऑप्शन सी से हो जाएगा, वस्तुओं की स्थिति की समझ का आरंभ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जो मिलान होगा वो सेकेंड हो जाएगा। ए का यहाँ पर बी हो जाएगा, दूसरे का डी, तीसरे का है और 4 का सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन करना सबसे आवश्यक है। जीन पियाजे एक स्विच मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, परीक्षा के लिए अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में रचनात्मक और विवेचात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ, अनुभवात्मक समझ पर आधारित अधिगम आदि पर बल दिया जाता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किस में सही वर्णित है।
तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? तो प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत मानती है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने आसपास वस्तुओं, वातावरण आदि को अन्वेषण के द्वारा खोज करके जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील। अगला क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। भाषा केवल सामाजिक संचार का माध्यम ही नहीं, अपितु भाषा निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच के रूप में बच्चों को स्वनियोजित, आत्मनिर्देशित करने का कार्य भी करती है। यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उनके व्यवहार को भी सुनियोजित करने की दिशा में भी कार्य करती है। तो सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक सहसच कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़कियों लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं दोस्तों? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना बनाना आदि उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जुलाई 2020 में की गई। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। यह कथन विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के उपयोग के संदर्भ में सही है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए दिया गया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। तर्क आर दिया गया है, विद्यार्थियों को एक संरचित एकरूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो समावेशी शिक्षा में अधिगम, अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, समाज अथवा समुदाय के हाशिए से आने वाले विद्यार्थी को शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है? तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापिका को मेधावी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें मध्यम से उच्चतम श्रेणी के चिंतन वाले क्रियाकलाप प्रदान करने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले
कार्यकलाप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में यथोचित समायोजन का प्रयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा बच्चे के शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी कक्षा विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों की पहचान, प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर देती है, सामाजिकता की भावना का विकास करती है, असस्त व बाधित बालकों की क्षमताओं का विकास करती है, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का विकास करती है, प्रत्येक विद्यार्थी को चुनौतियों आदि के लिए तैयार करती है तथा असमर्थता से समर्थता की तरफ से जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, यथोचित समायोजन। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं दोस्तों? आपको बताना है। तो अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, अधिगमकर्ताओं की आयु, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ, पारिवारिक वातावरण, ये सभी अधिगम को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आपको बताना है दोस्तों। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए तथा बच्चों के अनुभवों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक विविधता भरी भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें वह एक आदर्श मॉडल, मार्गदर्शक, संरक्षण, पर्यवेक्षक आदि की भूमिका में होता है। अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थियों की रचनात्मक व विचारों को विकसित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहला और सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 24, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क दर्शाता है। तो एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, विद्यार्थी का यह तर्क नियंत्रण के आंतरिक केंद्र को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 25, क्या अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, नहीं, भय की वजह से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कथन ये दिया गया है, अध्यापक को बच्चों में आदिसंज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। तर्क आर है, आदिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, संयोजन के माध्यम से समझना। संयोजन के माध्यम से समझना अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली विधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं, एक अध्यापिका को आपको बताना है। तो विद्यार्थी सामान्यतः प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाओं को अन्यों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता या गुण है? तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता अथवा गुण कहलाता है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वयं के अनुभव आदि कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये रहे CDP के 30 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, प्रश्न पत्र के थे, ऑनलाइन परीक्षा के थे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।